स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को लेके ये 10 गलतियां कभी भी मत करिएगा। नंबर 1, पूरे का पूरा पैसा सबसे हाईएस्ट रिटर्न म्यूचुअल फंड या स्टॉक में डाल दो। इस नोशन को कहते हैं अल्फा चेजिंग। बेसिकली अल्फा और बीटा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का एक बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट है। अल्फा है कि आपको कितनी ग्रोथ मिलती है, बीटा है कि उस ग्रोथ के लिए आपको कितना रिस्क लेना पड़ता है। अक्सर एक नौसिखिया स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो या वो स्टॉक्स खरीद रहा हो या वो डे ट्रेडिंग या एफएनओ भी कर रहा हो, वो सिर्फ अल्फा के पीछे भागते हैं। उन्हें दिखता है ग्रोथ और वो उसके पीछे आंखें बंद करके लपक जाते हैं, लेकिन वो बीटा को इग्नोर करते हैं, रिस्क को इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी की डेट में 2024 की बात कर रहा हूं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आग लगी हुई है। हर एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 20, 30, 40% रिटर्न दे रहा है एक साल के अंदर अंदर, एंड लोगों का दिमाग खराब हो गया। भर भर के लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप बाय डेफिनेशन सबसे ज्यादा रिस्की एसेट भी है। स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव से गुजरती हैं, क्योंकि वो बाय डेफिनेशन छोटी हैं। तो कहीं भी कोई इकोनॉमिक डीरेलिंग हो गई, कहीं भी कोई टैक्सेशन का इशू हो गया, कहीं भी कोई रेगुलेशन हो गया, कहीं भी कोई डॉलर, यूरो कुछ भी और हिल गया, तो स्मॉल कैप इंडस्ट्री सबसे पहले तिल मिलाने लगती है, एंड उसकी वजह से वो क्रैश हो जाता है। अब आपका अगर पूरा का पूरा पैसा सिर्फ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में या सबसे ज्यादा रिस्की एसेट्स में डाला हुआ है, व्हाट यू आर एसेंशियली डूइंग इज दिल की धड़कनें हमेशा तेज रहेंगी। व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट? एक सिंपल रूल 100 - x, वो क्या बोलता है कि जो आपकी उम्र है उसको x मान लीजिए, तो 100 - x ही स्टॉक मार्केट में डालिए। तो अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 100 - x 70 हुआ, तो 70% अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का स्टॉक मार्केट में डालिए। उसमें भी बंटवारा करिए, थोड़ा लार्ज कैप में, थोड़ा मिड कैप में, थोड़ा स्मॉल कैप में, and that will be the way you don't go only after alpha, you're also optimizing for beta. गलती नंबर 2, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कर्ज लेना। ये तो दिमाग खराब हो चुका है मेरा जब से मैंने मनी मैटर शुरू किया है। मैं आपको यकीन भी नहीं दिला सकता हूं, जिन लोगों से हम बात करते हैं वो तो बहुत संभले हुए हैं। जिन जिन लोगों की कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि हमने एक फॉर्म खोला हुआ है, उसमें लोगों से हम पूछते हैं कि आप कितने कर्ज के तले दबे हुए हैं, कितना बुरा कंडीशन है आपका, क्या क्या आपने लोन लिए हुए हैं, क्यों लिए हुए हैं, एंड लोगों ने इन्वेस्ट करने के लिए लोन लिए हुए हैं, पैसा लूज कर चुके हैं, उस पैसे को वो रिकवर कर सकते थे, या उस पैसे को जो भी उन्होंने लूज किया था धीरे धीरे चुका सकते थे, लेकिन नहीं, किसी और से कर्ज लेके और इन्वेस्ट करके और पैसा गवा के अब वो ऐसे हाल में है जहां ना वो कर्ज चुका सकते हैं, ना ही कोई होप है उस पैसे को रिकवर करने का। डोंट मेक दिस मिस्टेक। चाहे वो जितना भी सस्ता लोन हो, चाहे वो एक दोस्त हो जो आपको बोल रहा हो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये पैसे लूट दिए, तू मेरा भाई है, ले ले ना। डोंट टेक अ लोन टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी कमाई से आनी चाहिए, वो भी पूरे का पूरा नहीं। जितना भी मैंने बताया 20, 30, 40% जितना भी आपसे हो पाता है उतने से ही। एफएनओ या फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो बिल्कुल भी किसी से कर्ज लेके नहीं करना है, क्योंकि वो एज इट इज एक कर्ज की गेम है जहां आप लेवरेज होते हैं। आप एक बहुत ही छोटा अमाउंट देते हैं फॉर द पोटेंशियल ओनरशिप ऑफ दैट स्टॉक। इट्स एज इट इज रिस्की, एंड किसी भी और इन्वेस्टिंग के लिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, प्लीज कर्ज मत लीजिएगा। इसको ना एक्चुअली एक्सेल शीट से समझाता हूं। एक्सेल खेलते हैं। फर्ज करिए कि आपने 5 लाख रुपए का एक लोन ले लिया है, ठीक है, एंड आपने लिया है ये 12% इंटरेस्ट पे। पर्सनल लोन ले लिया आपने, एंड ये आपने 3 साल के लिए लिया है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर। तो ये आईसीआईसीआई बैंक का कोई आ गया है, इस पे देखते हैं। तो हमने अगर 5 लाख रुपए का लोन लिया है और ये हमने 36 महीनों के लिए लिया है और ये हमने 12% पे लिया है, तो आपकी ईएमआई बैठती है 16,607 रुपए। ठीक है, तो आपकी ईएमआई आ गई 16,607 रुपए, एंड आप टोटल इस 5 लाख पे करीब 97,858 पे करेंगे। तो टोटल पेएबल जो होगा वो होगा 597,858। ठीक है, अब आपने क्या सोचा था? आपने सोचा था यार ये 5 लाख रुपए हम स्टॉक मार्केट में डालेंगे, 12% तो निफ्टी 50 दे देता है, तो क्या ही डाल देते हैं। तो आप सबसे पहले इस 5 लाख रुपए को डालते हैं निफ्टी 50 या कहीं भी मिड कैप में, कहीं भी स्मॉल कैप में, एंड फर्ज करिए कि मार्केट जो है वो 15% से बढ़ जाती है। सो
15% अप, एंड ये 3 साल तक चलता रहता है। तो आपके बेसिकली ये जो 5 लाख रुपए हैं, इसको हम 15% से बढ़ाते हैं एंड इसको हम 3 साल के लिए बढ़ाते हैं, तो आपके पास 7,60,000 रुपए बन चुके हैं। अब इसके ऊपर आप देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो अभी की डेट पे 12.5% है। तो आपका टैक्स कितना बचा, सॉरी कितना आया, आप जो एक्स्ट्रा कमाएंगे माइनस ये 5 लाख रुपए इंटू ये 5.5, तो इतना, तो लेफ्ट कितना हो गया, दिस माइनस दिस। ठीक है, इसमें से फिर आपको लोन भी चुकाना है, तो लेफ्ट कितना हो गया, तो आपके पास करीब 1,30,000 रुपए बने, एंड ये ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स बने। तो आपका गेन जो हुआ दैट वाज एब्सोल्यूट अमाउंट्स में 26%, एंड अगर आप ऑन अ ईयरली बेसिस करेंगे तो मोटा मोटा, मतलब ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द एक्यूरेट थिंग, बट मोटा मोटा अराउंड 8.7%। ठीक है, बढ़िया है। लेकिन 15% 3 साल के अंदर गारंटीड स्टॉक मार्केट तो नहीं बढ़ेगा। तो अगर खुदा ना खास्ता यही सेम चीज -15% हो गई तो क्या होगा, -15% हो गई तो आपके 5 लाख अब हो चुके हैं 3,07,000 रुपए। तो टैक्स तो 0 है क्योंकि कुछ देना तो है नहीं, लेकिन लोन को देने के बाद आप 2,90,000 रुपए लूज कर चुके होंगे, विच विल बी 58% का लॉस, यानी ईयरली 20% का घाटा। ये सिंपल सिनेरियो 15 और -15 को देखकर हालत और भी खराब हो सकती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस 5 लाख को लेकर पूरी शिद्दत के साथ एक म्यूचुअल फंड में डाल देंगे पैसिवली। वो तो नहीं FNO खेलेंगे, वो तो मारेंगे छक्का चौका ये उम्मीद करके, और फिर डक पे आउट हो सकते हैं, और अगर हो गए तो भगवान ना करे आपके पैसे तो गए एंड कर्ज भी चुकाना बच गया। तो रिपीट आफ्टर मी, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कर्ज नहीं लेंगे, कर्ज नहीं लेंगे, कर्ज नहीं लेंगे। गलती नंबर 3, बाद में इन्वेस्ट करते हैं यार, जिंदगी अभी है, जवानी के दिन है, ऐश करने के दिन है, अभी अभी कमाना शुरू किया है। वो आईफोन हमें प्यार की नजरों से देख रहा है, वो हमारे स्नीकर्स प्यार की नजरों से देख रहे हैं, वो लंबी लंबी गाड़ी देख रही है, वो वेकेशन हमारी मांग कर रहा है, भाई चलते हैं चलते हैं, बाद में इन्वेस्ट करेंगे, बाद में इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर मैंने 25 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया, एंड फर्ज करिए कि मैंने 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करे, सिर्फ 12% रिटर्न मान के चलते हैं, एंड मैंने 60 साल तक इस पूरे पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट किया, सिर्फ 10,000 रुपए, उसको बढ़ाया भी नहीं। तो मैंने 25 से 60 साल की उम्र 35 साल ये 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, मेरे पास 35 साल बाद 6.5 करोड़ रुपए है, 6.5 करोड़ रुपए। लेकिन अगर मैं बोलता हूं यार 25 पे नहीं 35 पे शुरू करते हैं, अभी थोड़ी जिंदगी है, जी लेते हैं, तो अगर इसी 35 को मैं 25 कर देता हूं 1,90,00,000 रुपए, 4 करोड़ का दरमियान सिर्फ 10 साल की वजह से। इस 10,000 को अगर मैं 20,000 भी कर दूं ना, तब भी 3,80,00,000 ही बनते हैं, 6.5 करोड़ से बहुत बहुत कम। इनफैक्ट सबसे बेस्ट चीज बताता हूं, आपने फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, एंड आपने वो 25 साल से 35 साल तक करे, तो सिर्फ 10 साल के लिए, एंड 10 साल बाद जब आप 35 के होंगे, आपके पास ये 23 लाख रुपए बन चुके हैं। इस 23 लाख रुपए को अब आप छूते नहीं हैं, आप इसको लमसम रख देते हैं, एंड वही 12% पे वो ग्रो करता रहता है 35 साल से 60 साल की उम्र तक। तो 25 साल में यही 23 लाख रुपए बढ़ बढ़ के करीब 4 करोड़ रुपए हो जाएंगे। आपने 25 से इन्वेस्ट करना शुरू किया, सिर्फ 35 तक ही किया, उसके बाद एक फूटी कौड़ी और इन्वेस्ट नहीं करी,
और वही जो 23 लाख रुपए 35 साल की उम्र में आपकी जमा पूंजी बनी थी, वो 12% पे धीरे 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 करके ग्रो करती रही अगले 25 साल। 60 साल की उम्र पे आपके पास 4 करोड़ रुपए। अब अगर आप वापस एसआईपी 20,000 रुपए की भी करते हैं एंड 35 साल की उम्र पे शुरू करके वही 25 साल तक करते हैं, मतलब 25 साल तक आप 20,000 रुपए डालेंगे, आपके पास 3 करोड़ 80 लाख होंगे, उससे भी कम। ये होता है फायदा जल्दी इन्वेस्ट करने का। सिर्फ 10 साल की इन्वेस्टिंग और फिर जिंदगी भर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, तब भी आपके पास ज्यादा पैसे होंगे इन कंपैरिजन कि आपने दुगना इन्वेस्ट किया, 25 साल तक इन्वेस्ट किया, लेकिन सिर्फ 10 साल लेटर किया। तो चाहे जितना भी छोटा अमाउंट हो, जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करिए। ये गलती मत करिए कि एक ही जिंदगी है, बाद में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करिए, जिंदगी भी जिए और दोनों को बैलेंस रखिए। गलती नंबर 4, ओवर डिवर्सिफाई। हर रोज मुझे एक ईमेल आती है, अंकुर आपकी वीडियोस देख के ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी न्यूज है, लेकिन बुरी न्यूज आने वाली है। तो ये ना मेरे 12 म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें मैंने 500 रुपए से 1000 रुपए के एसआईपी किए हुए हैं। हर महीने में 10,000 रुपए की एसआईपी करता हूं इन 12 म्यूचुअल फंड में। भाई ज्यादा म्यूचुअल फंड ना ज्यादा रिटर्न नहीं देते हैं। आप किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं? आप बेसिकली डर के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, तो आप क्या करते हैं? ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, नाम के चलते। अरे वो ग्रोथ बोल रहा है, ग्रोथ ले लो, वो ना एनर्जी बोल रहा है, एनर्जी ले लो, वो फार्मा बोल रहा है, फार्मा ले लो, वो फ्लेक्सी बोल रहा है, फ्लेक्सी ले लो, वो स्मॉल कैप बोल रहा है, स्मॉल कैप ले लो, वो अपॉर्चुनिटी बोल रहा है, अपॉर्चुनिटी ले लो, एंड आप बस चलते रहेंगे। आप कभी ये देखेंगे नहीं कि इस म्यूचुअल फंड में पीछे जो वो कंपनियां खरीद रहे हैं वो कौन सी कंपनी है। एंड अगर आप देखेंगे तो उन 12 म्यूचुअल फंड में ना आपको ज्यादातर सेम ही कंपनीज मिलेंगी। उनका शायद वेट अलग होगा, मतलब आप कितना खरीद रहे हैं और म्यूचुअल फंड कितना बेच रहा है वो शायद अलग होगा, लेकिन कंपनियां मोर और लेस सेम ही होंगी अगर वो एक सेम ही कैटेगरी या थीम पे बेस्ड है। सो यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड्स टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। मेरे हिसाब से 3 म्यूचुअल फंड काफी है। एक लार्ज कैप, एक मिड कैप या फ्लेक्सी कैप और एक स्मॉल कैप। रेशियो जो है वो आपके रिस्क के अनुसार बदलेगा। तो अगर आप बहुत रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आप जवान हैं, आपने अभी शुरू किया है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो 30 से 40% लार्ज कैप हो गया, 30 से 40% मिड कैप हो गया, 30 से 40% स्मॉल कैप हो गया। लेकिन अगर आप अपने 30s में हैं, 40 में हैं या बियॉन्ड, जिम्मेदारियां हैं, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, देन आई वुड से 60 to 65% लार्ज कैप होना चाहिए, 20-30% मिड कैप एंड ओनली 5 to 10% स्मॉल कैप। तो रिस्क आप मैनेज करेंगे, ओवर डिवर्सिफाई नहीं होगा एंड यू विल स्टिल हिट अ रीजनेबली गुड रिटर्न। और ये सिर्फ स्टॉक्स तक सीमित नहीं है। बहुत लोग जब पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं उन्हें लगता है यार गोल्ड भी खरीद लेते हैं, रियल एस्टेट भी खरीद लेते हैं, यहाँ पीवीएफ भी शुरू कर देते हैं, वहां ईपीएफ भी कर देते हैं, वो वॉलंटरी टॉपअप भी कर देते हैं, वहां इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, वहां कहीं कुछ और क्रिप्टो विप्टो भी ले लेते हैं, कहीं कुछ और भी डाल देते हैं, कुछ नया आ रहा है, कहीं P2P हो रहा है। All of this is only an excuse for your lack of knowledge or your lack of confidence. अगर आप क्लियर हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना रिटर्न आपके लिए काफी है, you should not over diversify. कुछ ही इन्वेस्टमेंट्स करिए, पैसिवली करिए और उनको करके भूल जाइए। गलती नंबर 5, बेचते ही प्राइस चेक करना शुरू कर देना या खरीदते ही बार बार ऐप को रिफ्रेश करना। ये ना इंसान की फितरत है। सबसे पहले पे फोकस करते हैं। आपने कोई म्यूचुअल फंड या स्टॉक बेच दिया क्योंकि शायद आपको लगा बहुत हाई हो चुका है या आपको पैसे की जरूरत थी, कुछ भी, लेकिन उसके बाद आप उसका प्राइस अभी भी चेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि आपने सही दाम पे बेचा कि नहीं। आप देखना चाहते हैं कि कहीं आपका कट तो नहीं गया, कहीं आप सस्ते में तो नहीं बिक गए, क्योंकि जैसे ही वो प्राइस बढ़ेगा और कमा सकते थे, और कमा सकते थे। ये लॉस अवर्जन जो होता है ना, हारने से जो दूर भागने वाली एक लत होती है, वो बहुत खतरनाक है। एंड जैसे ही अगर प्राइस गिरेगा, भाई ना हमेशा सही दाम पे बेच देता है। पता था मुझे, कुछ नहीं पता था आपको, ये सिर्फ आपका वहम है। आप बेचकर, जिस भी रीजन से बेचा है, उस प्राइस को चेक करना बंद करिए। खरीद कर तो प्लीज अपना ऐप रिफ्रेश मत करते रहिए।
एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में अगर आपका पोर्टफोलियो ऊपर है या नीचे है, उससे ना आप खुदा बने हैं, ना ही आप गरीब बनेंगे। आपको सालों तक ये रखना है, सालों तक। तो जितनी जल्दी आप आदत डाल सकते हैं कि आप बेच के या खरीद के अपने ऐप को रिफ्रेश नहीं करते रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, सेहत के लिए, दिमाग के लिए, दिल के लिए। आजमा के देखिए। गलती नंबर 6, ये इन्वेस्टमेंट ना 100% सेफ है। कोई भी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ नहीं होती है। ये मैंने बहुत ठोकरे खा के सीखा है और ये मैं आपको भी इसी ढंग से सिखाना चाहता हूं। फिक्स डिपॉजिट सेफ नहीं है। क्यों? सेफेस्ट है 100%, लेकिन वहां भी बैंक डाउन हो सकता है, बैंक रन हो सकता है। ये क्या होते हैं आप इनको गूगल करके पढ़ सकते हैं। लेकिन आपका एफडी कभी ना कभी किसी न किसी हालात में गुम हो सकता है। एंड इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख तक की होती है। आपकी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग तो वैसे ही कभी सेफ नहीं है, क्योंकि इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर मार्केट ऊपर है तो आपको लगेगा वाह हमारी तो निकल पड़ी, अगर मार्केट नीचे है तो आपको लगेगा अरे यार ये क्या हो रहा है, पहले ही बोला था इसमें पैसे नहीं डालने हैं। दोनों ही जज्बात गलत है। Every asset that you participate or invest in has an alpha and has a beta. उसकी ग्रोथ भी है और उसके साथ उसका एसोसिएटेड रिस्क भी है। ये जान पाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं बोलता हूं ना, निफ्टी 50 गुनगान गाते रहता हूं, अरे भारत की टॉप 50 कंपनीज, इनको क्या ही होगा, 12% रिटर्न तो ये देते ही आ रहे हैं। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे। सेंसेक्स जो है टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स 52% डाउन चला गया था। 50%, मतलब आपकी वेल्थ आधी, लिटरली रातों रात। लेकिन फिर 2009 में वो 80% से ग्रो भी कर गया। मार्च 2020 की बात है, कोविड, 23% से मार्केट डाउन चला गया। रिलायंस जो लोग लगता रहा यार इनको तो कुछ होगा ही नहीं, मोटा भाई संभाल लेंगे, वो भी 40% तक गिरा था मार्च 2020 के कोविड क्राइसिस में। लेकिन फिर क्या उभर के आया? एचडीएफसी, एक और मार्केट लीडर, बहुत लोगों को ये स्टॉक बहुत पसंद है, 38% गिरा था इसी पीरियड में। तो कुछ भी सेफ नहीं है, हर एक चीज रिलेटिव है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आप उस रिस्क को या उस सेफ्टी को मैनेज कर सकते हैं। गलती नंबर 7, स्टॉक टिप्स को एक्टिवली फॉलो करना। वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। मेरा नाम के कितने सारे टेलीग्राम ग्रुप खुले हुए हैं। एंड बाय द वे, मैं कोई भी स्टॉक टिप ग्रुप कभी नहीं चलाता हूं, कभी नहीं चलाया हूं और ना ही कभी चलाऊंगा। मेरा कोई स्टॉक टिप या इन्वेस्टिंग ग्रुप नहीं है, ना ही टेलीग्राम पे, ना ही फेसबुक पर मेरे नाम के बहुत एड्स चलते रहते हैं। एंड काश कोई तरीका होता बताने का कि यार ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। मैं जाके उन पे कमेंट कर देता हूँ, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी, और ऑफ कोर्स वो डिलीट कर देते हैं। उन अकाउंट्स को बैन करता हूँ, फ्लैग करता हूँ, कोई और अकाउंट खुल जाता है, अलग अलग अंग्रेजी नाम से खुल जाते हैं। बट देयर इज नो वे दैट आई कैन प्रिवेंट दिस 100%। एंड उन स्टॉक टिप ग्रुप्स को फॉलो करना, चाहे वो आपके अंकल ने खोले हों, चाहे वो किसी रैंडम स्ट्रेंजर ने खोले हों, चाहे उसने बोला हो कि रातों रात आपका पैसा दुगना कर देंगे, ये सब गोलमाल है। एक सिंपल सा असूल है स्टॉक मार्केट कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया को पता है तो पूरी दुनिया को वही रिटर्न मिलेगा जो आपको मिलेगा। आप सेम इंफॉर्मेशन के साथ ज्यादा रिटर्न कभी नहीं पा सकते। तो अगर आपको वो एसएमएस गया है, मान के चलिए कि लाखों करोड़ों लोगों को वो एसएमएस गया है। अगर आप उस टेलीग्राम ग्रुप के पार्ट हैं तो मान के चलिए ऐसे कई और टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जिसमें बहुत सारे और लोग भी हिस्सेदार हैं। यू डू नॉट नो समथिंग दैट नोबडी एल्स डज। आपकी इंफॉर्मेशन उतनी ही पब्लिक है जितनी कोई और न्यूज में आती हुई, एंड उस बेसिस पे आप कभी भी ज्यादा रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। इनफैक्ट वर्स, आप ज्यादा रिस्क ही लेंगे। मत लीजिए। गलती नंबर 8, स्टॉप लॉस को इग्नोर करना। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आई डोंट इवन नो कि किसने शुरू किया था, जिसने भी शुरू किया वो ह्यूमन साइकोलॉजी का डेफिनेटली एक मास्टर रहा है। हमें जैसे ही हम हारने लगते हैं, प्रेम हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम हार नहीं सकते। तो अगर हमने हारना शुरू कर दिया है, अगर हम लगे रहे ना, तो हमारी जीत होके रहेगी। लेकिन दोस्त, असली जिंदगी में हमेशा ऐसा होता नहीं है। तो आपने 100 रुपए का एक स्टॉक खरीद लिया एंड आप चाहते थे कि वो स्टॉक 120 रुपए का पहुंचे एंड हम वो 20% का मुनाफा कमा के चांदी चांदी सोना सोना हो जाए। लेकिन वो 100 का 120 तो नहीं हुआ, 95 हो गया।
आपको लगा कोई बात, वेट करनी चाहिए, किसी ने तो बोला था कि 120 होगा, फिर वो 90 हो गया, नहीं नहीं वेट करनी, फिर वो 85 हो गया, मतलब भाई अब तो बेच ही नहीं सकते ना, क्योंकि अब तो 15 रुपए का घाटा हो जाएगा। पागल थोड़ी है हम, घाटे पे थोड़ी बेचते हैं, हम तो मुनाफे में ही बेचते हैं, क्योंकि हम हैं ठेकेदार, हम हैं जमींदार, हम हैं कोई और। एंड फिर वो 80 रुपए पहुंचता है, हम बोलते यार अब तो ना 100 रुपए तक जब तक नहीं आएगा बेचना ही नहीं है। फिर वो 75, फिर वो 70, फिर वो 65, फिर वो 60, फिर वो 55, फिर वो 50, एंड आप उससे जितना वो घटता है उतना ही प्रेम कर बैठते हैं। तो किसी ज्ञानी इंसान ने बोला स्टॉप लॉस डाल दो भाई। इसका मतलब जो भी आपने चीज खरीदी हो उसका कितना लॉस लेने के लिए आप तैयार हैं वो बता दीजिए, और वहां हम आपको रोक देंगे। तो आपने फर्ज करिए इसी 100 रुपए के स्टॉक पे एक 20 रुपए का स्टॉप लॉस डाल दिया, आपने बोला कि 80 रुपए पे स्टॉप लॉस। तो अगर खुदा ना खास्ता ये 100 रुपए का स्टॉक 80 रुपए हो गया तो आपके स्टॉक्स बेच दिए जाएंगे, आपका जो लॉस है उस 20 रुपए पे रोक दिया जाएगा, क्योंकि आपके बस की तो है नहीं कि आप अपने जज्बातों को कंट्रोल में करके इस 80 पे खुद ब खुद बेच दे। तो हम मशीनों से और एल्गोरिथम से इसको एग्जीक्यूट करवा देंगे। आपको सिर्फ खरीदते हुए ये बताना होगा कि आप किस स्टॉप लॉस से कंफर्टेबल है। अब ये जिंदगी में भी उतना ही लागू होता है। आप कोई भी रिस्क लें, उस रिस्क में लॉस होना प्रोबेबल है, इट इज पॉसिबल कि वो लॉस आएगा। एंड अगर वो लॉस आता है तो सवाल ये है कि आप कब तक उस लॉस को बेयर करेंगे। एंड दैट शुड बी समथिंग यू स्टार्ट विद व्हेन यू मेक दैट डिसीजन। आप लॉस जब हो रहा होगा तब सही सेंसेस में नहीं होते हैं तो टेक दैट कॉल, लेकिन जब आप खरीद रहे होते हैं, जब आप वो डिसीजन ले रहे होते हैं, चाहे वो नौकरी का डिसीजन हो, एक रिलेशनशिप का डिसीजन हो, देश बदलने का डिसीजन हो, घर बदलने का डिसीजन हो, घर खरीदने का डिसीजन हो, बेचने का डिसीजन हो, कोई भी और डिसीजन, व्हेन यू आर मेकिंग दैट कॉल आपको अपने आप से पूछना है, यार अगर ये चीज मेरे अनुसार नहीं एग्जीक्यूट हुई, व्हाट इज माय स्टॉप लॉस? क्योंकि जब वो आएगा I have to automatically execute my decision and cut my losses. इसी के चलते गलती नंबर 9, अपनी इन्वेस्टमेंट से इमोशनली अटैच हो जाना। आपने कोई म्यूचुअल फंड स्टॉक खरीद लिया 400 रुपए का, फिर वो 300 रुपए चला गया, आपने बोला नहीं कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, पेशेंस है भाई में, पेशेंस है, मुझे पता है कि ये 300 वापस 400 फिर 500 जाएगा, यकीन रखिए। फिर वो 200 चला गया, ना भावुक हो चुके हैं, यार ये तब खरीदा था जब पैसे की कमी थी, पहला स्टॉक था, पहला इन्वेस्टमेंट था, पहले तजुर्बे से इसको अच्छे से एनालाइज करके लिया था, तो अपना आप डिनाइल में चले गए, ये स्टॉक गलत हो ही नहीं सकता, मुझे यकीन है 200 से वो 400 आएगा, 500 आएगा, और वो 150 चला गया, एंड एग्जैक्टली सेम चीज जो मैंने पिछली गलती में बताई। अब आपको लगा यार अब तो मैं नहीं बेच सकता ना, क्योंकि 250 रुपए का लॉस थोड़ी लूंगा। यू गॉटन इमोशनली अटैच्ड टू योर इन्वेस्टमेंट, एंड ये कितनी और एसेट्स में देखा जाता है, घर में देखा जाता है। इतने सारे लोग हैं जिनसे मैं मनी मैटर्स पे बात करता हूं, मैं उनसे बोलता हूं दोस्त, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि आप कितने खुश नसीब हैं कि आप इतने कर्ज के साथ हैं, लेकिन आपके पास एक एसेट है जो आपको बचा सकता है, आपका घर। मैं जानता हूं कि आपने बहुत मेहनत से ये घर खड़ा किया है, मैं जानता हूं कि बहुत जमा पूंजी लगी है, मैं जानता हूं कि बहुत इमोशनली आप अटैच्ड हैं, लेकिन दोस्त आपके पास ना तरीका नहीं है इस कर्ज को चुकाने का। आप और कर्ज में डूबे जा रहे हैं, एंड आप ऐसे फंसेंगे कि आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। प्लीज इस घर को या इस घर के हिस्से को बेच दीजिए, जितना पैसा आएगा उससे कर्ज चुकाइए और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करिए, बन जाएगी। 5-10 साल और लग जाएंगे, लेकिन जिंदगी मिलेगी, एंड एक खुश भरी रातों की नींद। अपने आप को मत और झुलसाइए। लेकिन नहीं, इमोशनल अटैचमेंट, घर है, घर कैसे बेच सकते हैं, किराए पे कैसे जा सकते हैं? एंड दैट इज वेयर आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क्स। आपने ये पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए किया था, खुद की तसल्ली के लिए, खुद की प्रोटेक्शन के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद की स्टेबिलिटी के लिए। अगर बुरे वक्त में यही सेम चीज आपके काम नहीं आ रही है तो आप तो खुद के ही दुश्मन बन गए ना।
ये एसेट आपका एसेट नहीं, आपका दुश्मन, एक लाइबिलिटी बन चुकी है, क्योंकि आप इस बोझ के तले ऐसे दब चुके हैं कि आप इससे निकलना ही नहीं चाहते। दैट्स द रॉन्ग अप्रोच। कोई भी चीज हम लेके नहीं आए थे इस दुनिया में दोस्त, तो किसी भी चीज को ऐसे होल्ड ऑन करना बेवकूफी है। लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं अपनी गाड़ियों को, अपने फोन को लेकर। दोस्त, तुम्हारे पास पैसे खाने के नहीं हैं, चुकाने के नहीं हैं, लेकिन आपको अपनी गाड़ी नहीं बेचनी है, अपना फोन नहीं बेचना। मैं तो बोलता हूं फोन बेच के एक सस्ता वाला ले लो एंड उसी से कर्ज चुका दो। किस चीज के पीछे भाग रहे हो? एक ऐसी चीज जो हाथों की मैल है, जो कल हो ना हो, जो आप अगर खुदा ना खास्ता मर गए आपके पास कुछ भी नहीं होगा। Why would you want to do this to yourself? Don't get emotionally attached to your investments. एंड इसके चलते गलती नंबर 10, सबसे बड़ी गलती, मैं ना अपने आप को सही साबित करना चाहता हूं। एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक व्हेन इन्वेस्टिंग। आपने जो भी डिसीजन लिया, आपने बोला हम इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, इस घर में इन्वेस्ट करेंगे, प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करेंगे, सोने में इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। फॉर व्हाटएवर रीजन इट डजंट वर्क आउट। आप अपने ईगो को लेकर सही होने की कोशिश करते हैं, जबकि आपका पर्पस एक ही है, सही होना नहीं, पैसे बनाना, अपने पैसे से पैसे बनाना। That's the only purpose of your investment. Don't try to be right with your investments. Try to make money from your investments. सिंपल दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्ज करिए दो लोग हैं, अमित, नेहा, बड़े कॉमन से नाम चूज करते हैं एंड देखते हैं कि इनकी जिंदगी में क्या होता है। दोनों ने 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक है? तो दोनों के पास 10-10 लाख रुपए थे और उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया, और इन्होंने 10-10 इन्वेस्टमेंट्स करी, तो 1-1 लाख रुपए की 10 इन्वेस्टमेंट। अमित की इन 10 इन्वेस्टमेंट्स में से 7 इन्वेस्टमेंट चल गई और 3 नहीं चली। नेहा की इन 10 में से सिर्फ 6 ही चली, 4 नहीं चली। तो अगर मैं इस पॉइंट पे आपसे पूछूं अमित जीत रहा है कि नेहा जीत रही है, आप बोलेंगे अमित जीत रहा है, क्योंकि उसकी 7 चल गई है, नेहा के तो सिर्फ 6 ही चली है। देन लेट्स लुक एट कि कितना चला कितना नहीं चला। तो अमित की 7 इन्वेस्टमेंट्स 20% ऊपर, 3 इन्वेस्टमेंट्स 20% नीचे। नेहा की 6 इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो 40% ऊपर थी, लेकिन जो 4 इन्वेस्टमेंट्स नहीं चली वो 30% नीचे थी। अब देखते हैं कि इससे अंतर क्या हुआ। अमित है ना, हाँ, अमित की जो 7 इन्वेस्टमेंट्स थी उनका वैल्यू है 8,40,000 एंड जो 3 इन्वेस्टमेंट्स थी जो नहीं चली उनकी वैल्यू है 2,40,000। सो टोटल 10,80,000 रुपए। यही सेम चीज अगर हम नेहा के लिए करें तो उसकी टोटल वैल्यू है 11,20,000 रुपए। यू सी दिस डिफरेंस? तो क्या हुआ? नेहा का फोकस एक था, टू मेक मनी, नॉट टू बी राइट। तो उसने बोला यार मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी ये 4 नहीं चली, मुझे फोकस करना है कि जो चली है वो जितने अच्छे से पैसा बना सकती हैं बनाए, एंड दैट इज व्हाट विल इवेंचुअली मेक मी मनी, एंड दैट इज व्हाट इज हैपेंड। 10 के 11,20,000 इसी से हुए। अमित जो कि ऑप्टिमाइज कर रहा, नहीं यार कम गलतियां होनी चाहिए क्योंकि मुझे सही होना बहुत पसंद है, तो मैं सही होऊंगा, जितनी ज्यादा बार सही होऊंगा उतने अपने आप को शाबाशियां दूंगा, लेकिन उसके चलते इट इज नॉट नेसेसरी कि वो पैसे कमाएगा, विच इट सीम्स फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। तो जिंदगी में ना सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए फोकस ऑन मेकिंग मनी और मेकिंग नॉलेज, नॉट ऑन बीइंग राइट। इन 10 गलतियों में से आप कौन सी गलती सबसे ज्यादा कर चुके हैं, सबसे ज्यादा उससे भुगत चुके हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि बाकी लोग आपकी कहानी से कुछ सीख पाए। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1,00,000 कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।